साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आखिर बदला कैसे लेते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को गुस्सा नहीं आता है जब कोई देश या कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ कोई काम करता है? आज उस सवाल का जवाब देने आया हूं। और आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा नाम जो खुल करके शुरू से ही, वो नाम है तुर्की का। चीन तो खैर है ही, चीन से तो हमारा भी सीधा संबंध है, लेकिन तुर्की से क्या संबंध है? मगर तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो गया, ये जानते हुए भी कि ये एक आतंकवादी देश है और खुलकर इसको स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखिए, अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है ना, लेकिन उससे पहले ही तुर्की की तबाही शुरू हो चुकी है। तुर्की के कंपनियों की मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और एक दो नहीं, एक साथ 11 झटके। और जैसे कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो तुर्की की कहानी भी ऐसी ही है, और ये मामला सीधे तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी से भी जुड़ता है, वहां की कंपनियों से जुड़ता है, वहां के व्यापार से जुड़ता है, वहां आम लोगों के कामकाज से जुड़ता है। एक एक करके आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये सिंदूर नहीं, ज्वाला है, इसमें तो तुर्की भी जलने वाला है। और यही गीत दोस्तों मैंने तैयार किया है HB मेलोडी पर। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिएगा। ये भारतीय सैनिकों के जोश जज्बे को सलाम करने वाला गीत है। ये सिंदूर नहीं, ज्वाला है, और हर भारतीय को प्रोत्साहित करने वाला ये गीत है दोस्तों। तो इसको जरूर देखिएगा। और जो मैं एक एक झटका गिन करके दिखाने जा रहा हूं तुर्की को लेकर, उस झटके पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ये पता तो चले कि आखिर तुर्की को नुकसान क्या हुआ है। आइए, पहला झटका, 350 ड्रोन तबाह हुए, ये तो आप जानते हैं। लेकिन उस ड्रोन को चलाने के लिए तुर्की ने अपने सैन्य अधिकारी भी भेज दिया था। अब तुर्की के बारे में तो इस युद्ध से पहले यही कहा जा रहा था ना कि मेड इन तुर्की जो है ड्रोन, वो तो गजब का है भाई, कमाल का है। हर दिन सैकड़ों ड्रोन भारत की सीमा में भेजे गए, वो सब के सब भारत ने धुआं धुआं कर दिया। तुर्की को अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी इज्जत बिल्कुल स्वाहा होती गई। जैसे जैसे ड्रोन गिर रहे थे ना तुर्की के, वैसे वैसे। लेकिन मैं तो आपको कॉन्क्रीट चीज दिखाना चाहता हूं। तुर्की ने पाकिस्तान को कहा, अरे ये तो हमारा भाई है, हम तो तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे, भले तुम कुछ भी करो। जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें 350 से अधिक तुर्की के ड्रोन खत्म हुए, और अपनी सेना के 2 अधिकारी जो सैन्य ऑपरेटिव्स हैं, वो भी मारे गए भारत के हमलों में। वो सिखाने आए थे कि पाकिस्तानियों को कि चलो हम तुम्हें सिखाएंगे। और ये सब तब चीजें हो रही हैं जब तुर्की का ये जो ड्रोन है वो तो गया, वहां के सेना के अधिकारी भी गए, और ऊपर से बायकॉट तुर्की ये अभियान भी चल पड़ा है। तो ये पहला झटका है दोस्तों। दूसरा झटका, बड़े ध्यान से देखिए। तुर्की की एक कंपनी है दोस्तों, सेलेबी, उसके साथ भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। और कितना बड़ा झटका अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये दरअसल तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस, इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया गया। और ये कैंसिल किसने किया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने ये कैंसिल किया है।
और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि सलेबी एयरपोर्ट सर्विस भारत में 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस मुहैया कराती थी। और ये एयरपोर्ट कौन कौन है सुनिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन, कानपुर। अब आप सोचिए, तुर्की की ये कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, फ्लाइट ऑपरेशंस और कार्गो जैसे सुरक्षा संवेदनशील काम देखती थी। भारत सरकार ने खत्म कर दिया। और जानते हैं गाज किस पर गिरी है? यह भी जानिए, सीधे तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी पर। तुर्की के राष्ट्रपति दोस्तों एर्दोआन और उनकी बेटी है सुमेया बायराकतार। यह दरअसल सलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया लिमिटेड इससे जुड़ी हैं, और जुड़ी नहीं है बल्कि इनके मालिकों में एक मालकिन है। यह तुर्की की जानी मानी बिजनेस वुमन है। सीधे तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी पर यह गाज गिरी है। यह है बड़ी बात दोस्तों। और अडानी की कंपनी का इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, उसने तुर्की की इस कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। इधर भारत सरकार ने फैसला किया, इधर अडानी की कंपनी ने उससे अपना एग्रीमेंट खत्म कर लिया। तो यह दूसरा झटका जो सीधे सीधे तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी से जुड़ा है। तीसरा झटका वो भी देख लीजिए। ये तो तीसरा झटका हुआ दोस्तों सलेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। फिर से याद दिलाता हूं, पहला झटका 350 ड्रोन तबाह और 2 सैन्य ऑपरेटिव की मौत। दूसरा झटका सलेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तीसरा झटका तुर्की के राष्ट्रपति के बेटी पर गिरी गाज, जिसके साथ अडानी ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। चौथा झटका सलेबी की जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों, जब भारत ने इस कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप या इसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया तो मार्केट में, जो तुर्की का मार्केट है, उसमें भारी उथल फुथल देखने को मिली और इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। सलेबी हवा सर्विसे एएस करके जो लिखा है, आप देखिए 10% की गिरावट दोस्तों, 10% की। 2471 था 2224, यानी 247 अंकों की गिरावट। 10% अगर गिरावट हो जाती है ना किसी शेयर मार्केट में, किसी के शेयर में, तो उसका कामकाज भी बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं खून खच्चर मचना, भारी तबाही। यह भारत सरकार ने करके दिखाया है कि अगर हमने एक लाइसेंस आपका रद्द कर दिया तो आपके बाजार में खून खच्चर मच जाता है, भारी तबाही हो जाती है। यह है चौथा झटका दोस्तों। तुर्की की अर्थव्यवस्था को भी इससे भारी असर पड़ने वाला है। अब मैं आपके सामने पांचवा झटका दिखाता हूं। यह देखिए, तुर्की ने दिया पाकिस्तान का साथ तो जेएनयू ने उठाया बड़ा कदम, कैंसिल कर दिया यह समझौता। अब देखिए, अगर युद्ध की बात हो दोस्तों तो एक एक संस्थान सामने उठकर खड़ा हो जाता है। यही इस देश की ताकत है। और अब तो जेएनयू में बहुत बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। इस बार तो एबीवीपी ने भी अपना परचम लहराया है। और आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय, उसके साथ एक शैक्षणिक समझौता था जिसको रद्द कर दिया गया है। और जेएनयू का इनोनू यूनिवर्सिटी से दोस्तों इसी साल 3 फरवरी को समझौता हुआ था। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ये 3 सालों के लिए था। इसमें दोनों यूनिवर्सिटी के बीच संकाय और विद्यार्थियों के आदान प्रदान सहित जो भी शैक्षणिक सुविधाएं होती है ना, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और तुर्की के ही अनुरोध पर जेएनयू के साथ ये MOU किया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चलते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर ने साफ कह दिया है कि अब टॉक और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। तो तुर्की ने बड़ी कोशिश की थी कि भारत के जेएनयू के साथ एक समझौता हो, MOU हो, इनोनू यूनिवर्सिटी खत्म कर दिया गया है।
तो ये हो गया पांचवा झटका। छठे झटके पर आइए, छठा झटका हुआ ये। अब पांचवा झटका जेएनयू जी, छठे झटका पर आइए दोस्तों, ये जामिया का है। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इसने तुर्की के साथ अपने सभी प्रकार के शैक्षणिक समझौतों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। और बाकायदा यूनिवर्सिटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दोस्तों जो लिखा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की गणराज्य की सरकार से संबंध किसी भी संस्थान के साथ हुए समझौता ज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय राष्ट्र के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। अब तुर्की ये चाहता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, इसके साथ तो हमारा सब चलता रहे, लेकिन युद्ध का समय आए तो हम भारत का विरोध करें। ऐसा नहीं होगा। अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी वो सारे समझौते खत्म कर दिए हैं। ये है छठा झटका। सातवां झटका, ये देखिए। सातवें झटके पर तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। पर्यटन के लिहाज से अगर देखिए तो तुर्की में भारतीयों की संख्या भारी तादाद में पहुंचती है। और मैंने एक आंकड़ा दिखाया था कि अगर पिछले साल के आंकड़े को देखें आप 2024 के, तो तुर्की में जो टूरिज्म होता है उसमें 8% का उछाल आया था एक साल में। लेकिन अगर भारतीय पर्यटकों की तुलना करें तो भारतीय पर्यटकों में 20% का भारी उछाल आया था। यानी हम भारतीय तुर्की का पेट भर रहे हैं टूरिज्म के मामले में। और जैसे ही ये युद्ध हुआ ना दोस्तों, उसके बाद लोगों ने जो अपने टिकट बुक कराए थे वो भी कैंसिल कराने लगे भारी संख्या में। मतलब कुछ ही समय में 2000 पर्यटकों ने अपने टिकट को रद्द करा दिया। कई कंपनियों ने बंद कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ा है। और मैंने निकाला नहीं दोस्तों, मैं कहीं देख रहा था कि तुर्की का एक विभाग गिड़गिड़ा रहा है। वो भारतीयों से अपील कर रहा है कि आप जरूर घूमने आइए, हम बहुत अच्छी सेवा करेंगे, हम गेस्ट की बहुत अच्छी सेवा। अरे आपकी सेवा, आप युद्ध के समय भारत के खिलाफ हथियार दे रहे हैं, खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े, और हमारे देश के लोग आपके पास जाएंगे घूमने। हालांकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि जो आमिर खान तुर्की में जाकर फिल्म शूट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उन्होंने तुर्की के बारे में मेरे ख्याल से एक शब्द नहीं कहा जो कहना चाहिए। बहुत सारे लोग तुर्की जाकर के भारतीयों को ये दिखाते हैं कि देखो वहां जाओ। अरे आज तो समय है, वो तुर्की तो भारत के खिलाफ खड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारत की जनता ने खुद से यह फैसला कर लिया कि अब तुर्की नहीं जाना है। और तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है, भारी कमी। आठवां झटका देखिए, और ये दिल्ली के कारोबारियों ने कमान संभाली है। मैं पढ़ता हूं आपको। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच चीन और तुर्की की भूमिका को देखते हुए दिल्ली के कारोबारियों ने बड़ा निर्णय लिया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने चीन और तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। इस बाबत दिल्ली के बाजारों में अभियान शुरू किया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी चीन, तुर्की, अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का खुला समर्थन करने पर देश भर के व्यापारियों एवं लोगों से आह्वान किया है कि वो तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करें, यानी तुर्की के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। ये संकल्प लिया गया है। ये है आठवां झटका। नवां झटका देखिए, पुणे के कारोबारी अब तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। और सिर्फ बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वहां के बाजार में तुर्की के सेब गायब हो चुके हैं, आप देखिए। और इसके बदले दोस्तों भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान, न्यूजीलैंड, वॉशिंगटन के सेबों को प्राथमिकता दे रहा है। पुणे के सेब कारोबारियों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो तुर्की के सेब नहीं खरीदेंगे।
वे भले कहीं से भी खरीद लें। और आपको मैं जानकारी देता हूं दोस्तों कि पुणे के बाजार में तुर्की से आने वाला सेब 3 महीने तक बिकता है और कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। उस पर पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने कुछ नहीं कहा, व्यापारियों ने खुद से कह दिया। 10वां झटका देखिए, भारत में तुर्की के बहिष्कार ने पकड़ा जोर। ट्रेडर टकिंग संगमरमर और सेब से बना रहे दूरी। अब देखिए, मैं पढ़कर ही आपको सुना देता हूं, समझ जाएंगे। तुर्की को सबसे बड़ा झटका भारत के संगमरमर हब उदयपुर से आया है, जहां उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने भारत के सबसे बड़े संगमरमर सप्लायर तुर्की से आयात पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सुराना ने बताया कि उनके संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुर्की मार्बल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संस्था के 125 सदस्य हैं और इनका कहना है कि तुर्की भारत के आयातित संगमरमर का लगभग 70% सप्लाई करता है। 2500 से 3000 करोड़ रुपए का यह कारोबार है। अब देखिए, हर चीज हो सकता है भारत सरकार ना करे, लेकिन लोग कर रहे हैं। अगर वो मांग कर रहे हैं तो उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे पुणे के कारोबारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया, बाजार से गायब हो गया। इसी प्रकार से मार्बल में भी भयंकर नुकसान होने जा रहा है। यह है 10वां झटका दोस्तों। अब आइए 11वें झटके पर। यह देखिए, पुणे से लेकर गाजियाबाद तक तुर्की के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का फैसला। और जानते हैं इससे कितना नुकसान होना है? ड्राई फ्रूट्स की बात कह रहा हूं मैं। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मैं पढ़कर सुनाता हूं। स्पाइस एंड ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन की समिति सदस्य और पुणे मर्चेंट चैंबर्स के निदेशक नवीन गोयल ने कहा कि हम तुर्की से ड्राई फ्रूट्स आयात करते थे, अब हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि 100 से 200 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हर महीने पुणे में होता था। पूरे महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 1000-2000 करोड़ का और पूरे भारत में तुर्की से 10 से 20,000 करोड़ रुपए का आयात होता है। यह बहिष्कार शुरू हो चुका है दोस्तों। मार्केट पर इसका असर है और मैं भी इसमें सुर मिलाता हूं। मैं चाहता हूं कि हमें तुर्की के हर प्रोडक्ट के बारे में, सोशल मीडिया में चल रहा है दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट के बारे में देखिए और उसका बहिष्कार कीजिए। इस बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कहें या भारत सरकार कहे या कोई कहे, हमको नहीं लेना है भाई। कुछ तो विश्व बाजार की एक अपनी सीमाएं होती हैं कि सरकार बहुत कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आप एग्रीमेंट से बंधे होते हैं, लेकिन भारत की जनता कुछ भी कर सकती है। भले बाजार में पड़े पड़े सड़ जाए, खराब हो जाए, हम नहीं खरीदेंगे, ये तय कर लेना चाहिए। लेकिन इस बीच दोस्तों एक कंपनी है, दिख रहे हैं, ये इंडिगो है। इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस को द्विपक्षीय एयर सर्विस एग्रीमेंट है, जिसको लेकर इंडिगो ने गुरुवार को तुर्की एयरलाइंस के साथ अपनी कोड शेयरिंग साझेदारी का बचाव किया। मतलब इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि भाई आप खत्म कीजिए, इसने नहीं किया तो लोगों का गुस्सा इंडिगो पर उमड़ पड़ा है। अब ये एक सवाल तो हम सब के सामने है दोस्तों कि आखिर इंडिगो को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। जब बात देश की हो तो जब एक व्यापारी, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जब परिवार में एक एक रुपया बचाकर खर्च करने वाला व्यक्ति इतने बड़े बड़े फैसले कर रहा है तो क्या इंडिगो का कोई फर्ज नहीं है? मैं चाहता हूं दोस्तों इस पर अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा रखकर जिन लोगों ने भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसका उसे हिसाब तो देना ही पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी भूलते नहीं हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, वो गीत HB मेलोडी उसमें ज़रूर देखिए दोस्तों। ये सिंदूर नहीं ज्वाला है, आपका प्रेम लगातार मिल रहा है। इस गीत पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो ज़रूर जुड़िएगा। और एक जानकारी भी आपको देता हूं दोस्तों कि जैसे हमने HB मेलोडी शुरू किया है, वैसे ही कविताओं की दुनिया के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की इच्छा है, जिसका नाम HB पोएट्री होगा। तो इंतज़ार कीजिए, कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में आपके साथ साझा करूँगा। कविताओं को लेकर एक नई दुनिया हम भी क्रिएट करते हैं, जो राष्ट्रवाद पर आधारित हो, जो सनातन संस्कृति पर आधारित हो। इस पर भी अपनी राय दीजिएगा अगर कोई सुझाव हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम।